Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 12 फरवरी 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मंगोलिया को, काफ़ी चर्चा में है तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो आपको ऑप्शन के अंदर 4 अलग अलग बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी बॉडी को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है, ये बताना है। ऑप्शन ए सेंट्रल वाटर कमीशन, ऑप्शन बी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ऑप्शन सी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या फिर ऑप्शन डी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आप लोग थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे आज शायद सर ने गलत थंबनेल लगा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो लगातार 2 दिन से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल जो है ना इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो रहे हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। ह्यूज पीस ऑफ सन ब्रेक्स ऑफ साइंटिस्ट स्टैंड, ऐसे ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। प्लस इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जो सूरज का एक बड़ा हिस्सा है ना वो टूटकर अलग हुआ है। अब इसको लेकर ढेर सारी जो रिसर्च है वो भी यहाँ पर चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ वो टूटकर बिल्कुल अलग ही हो गया है, लेकिन आप देख पाओगे इस प्रकार की जो चर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ और आर्टिकल्स भी देख पा रहे होंगे। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो पिक्चर है ये रिलीज़ किया गया है। इस पिक्चर में ये सन है, सन का जो ये वाला हिस्सा है ना ये नॉर्दर्न साइड वाला हिस्सा है। कहाँ पे, नदर्न साइड वाला हिस्सा। मान लो सपोज़ यहाँ पर ये सन है, ऊपर कौन सा हिस्सा हो गया, नॉर्थ वाला, नीचे हो गया साउथ वाला। तो ऊपर वाले रीजन में कुछ इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिली है। हालांकि एक तो होता है सोलर फ्लेयर्स, ये सोलर फ्लेयर से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ऐसा भी यहाँ पर साइंटिस्ट ने मेंशन किया है। कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर सन के ऊपर नॉर्थ में देखने को मिली है, मतलब नदर्न साइड में देखने को मिली है। ऐसे ही यहाँ पर जब आप देखोगे तो सोलर फ्लेयर्स भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन सोलर फ्लेयर से आपको पता है जो पृथ्वी है वो बची हुई है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी अर्थ को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं ना वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, वो फ्लेयर्स कुछ इस प्रकार की होती है, लेकिन अभी जो एक्टिविटी देखने को मिली है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिली है। हालांकि ये जो एक्टिविटी है ये यहाँ पर नॉर्थ नहीं साउथ नहीं नदर्न साइड में देखने को मिली है, मतलब इस वाले रीजन में देखने को मिली है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर एक वीडियो भी रिलीज़ किया गया है, वो वीडियो क्या है मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। डॉक्टर तमिता स्कोव ने यहाँ पर इस वीडियो को शेयर किया है और इसके बारे में बताया कि कुछ इस प्रकार से सन में एक्टिविटी देखने को मिली है। ये जो वीडियो जैसे ही रिलीज़ हुआ है ना आप देख पाओगे 4.5 मिलियन लोग जो है ना इसको देख चुके हैं। अगर हम इसको प्ले करें और यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें नज़र आई हैं। आप नॉर्थ में देखना, बस ये वाला जो रीजन देखना। तो यहाँ पे अभी तक यही चीज़ जो है ना वो एग्जैक्टली दिखाई गई है। हालांकि एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार ये ऐसा हुआ क्या, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अभी यहाँ पर इसके पीछे का जो रीज़न है कोई स्पष्ट रीज़न नहीं है। आप ढेर सारे आर्टिकल, चाहे जितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं सब पढ़ लो, वहाँ पर रीज़न जो है कुछ भी स्पेसिफिकली बताया नहीं कि हाँ ये कारण है। इसके ऊपर अभी ढेर सारी रिसर्च चल रही है। हालाँकि ये चीज़ बताइए कि इसका इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर क्या पड़ेगा, तो पृथ्वी के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब आप ओवरऑल देखते हो ना तो ये जो पूरा का पूरा एक्टिविटी देखने को मिला है ये नदर्न साइड पे देखने को मिली है ना, सन के ऊपर जस्ट देखने को मिली है। और अर्थ की पोजीशन यहाँ से थोड़ी सी अलग है, तो इस वजह से अर्थ के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ऐसा भी यहाँ पर आर्टिकल्स के अंदर बताया गया है।
और बस इतना ध्यान रखना है, इसको सोलर फ्लेयर के साथ में मिक्स मत करना। सोलर फ्लेयर जो यहाँ पर सन की जो तेज अग्नि है ना, वो अलग है, और यहाँ पर ये प्रोमिनेंस वाली एक्टिविटी है ये अलग है। बाकी इसके ऊपर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल अभी आने वाले समय पर पब्लिश होते रहेंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। क्योंकि जो ये सोलर फ्लेयर होता है, ये आप कह सकते हो एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत इंटेंसली, बहुत तेज़ी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, ये सन के एटमॉस्फेयर से निकलता है, वो हमारा सोलर फ्लेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो सोलर प्लेयर्स फॉर्म होते हैं, बनते हैं, इसके पीछे हमारे पास एक साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन इस प्रोमिनेंस के पीछे का भी कोई रीज़न नहीं पता चला है। उसके ऊपर ढेर सारी रिसर्चेस जारी हैं। बात क्लियर हुई, आगे आते हैं ना। उसके बाद फ्रंट पेज पर हमारे पास में एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल आता है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है चीज़, हम लोग समझते हैं। वैसे इस आर्टिकल में ना जो भी चीज़ें हैं वो आपके डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। हुआ क्या है, आपको पता होगा जो मूवीज़ वगैरह आती हैं, है ना, जब बॉलीवुड और ये सारी जो मूवीज़ आती हैं, तब मूवीज़ आने से पहले उनको एक अप्रूवल लेना पड़ता है। किससे अप्रूवल लेना पड़ता है, वो है CBFC। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। होता यहाँ पर यह है कि न्यूज़ यह है कि पिछले लगभग 3 महीनों के अंदर जो 1000 कट्स हैं ना, वो किए गए हैं फिल्मों के अंदर में। मतलब 300 ऐसी फिल्में थीं जब वो रिलीज़ होती हैं, उससे पहले यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उसको देखेगा, उसको अप्रूवल देगा। तो 300 मूवीज़ के अंदर में लगभग 1000 सीन को कट किया गया है, या उसके अंदर कुछ चीज़ हटाने की बात की गई है, या फिर आप कह सकते हो उसके अंदर कुछ एडिशन करने की बातचीत की गई है, कुछ अलग से डिमांड की गई है। तो पिछले 3 महीने में इस प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, ऐसा बताया गया। कैसे सीन को ज़्यादातर हटाया जाता है कि मान लो कोई ऐसा सीन ना हो उस मूवी के अंदर में जो कि वायलेंस को बढ़ावा दे रहा हो, सेक्सुअल कंटेंट हो, या एब्यूजिव लैंग्वेज ज़्यादा हो, या इंडिया के इंटीग्रिटी के खिलाफ जा रहा हो, है ना, इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा हो, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है किसी दूसरे देश के साथ में, है ना, वो यहाँ पे अफेक्ट कर रहा हो। तो इस प्रकार के जो कंटेंट है वो हटा दिया जाता है। इनको चेंज करने की बात करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये बात ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर अभी ये जो एक मूवी है, तेलुगु वर्जन की मूवी है गुल्लू गुल्लू करके, तो अभी यहाँ पर इसको भी ऑर्डर दिया गया है कि कुछ चीज़ें जो है रिमूव करनी है। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर को रेफरेंस दिया गया है ना, उसको रिमूव करने के लिए अभी यहाँ पर बोला गया है। हालांकि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, लेकिन उसको रिमूव करने के लिए बोला गया। ऐसे यहाँ पर पठान की बात की जा रही है। पठान जो मूवी रिसेंटली आई है, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं। तो वैसा यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से कहीं से भी एग्जामिनेशन में कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। तो अच्छा पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो हमने न्यूज़ समझ ली है ताकि हम अपने जो अब पढ़ेंगे उसके साथ में कनेक्ट कर सकें। तो ये तो आपने न्यूज़ समझा। अब उसके बाद आपने जो पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए वो है CBFC। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या। तो सारे रेलिवेंट पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो बॉडी है ये एक स्टैचुरी बॉडी है, यानी इसको एक एक्ट के माध्यम से हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो एक स्टैचुरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में ये आती है। इसको सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत बनाया गया है, तो ये एक्ट का भी ध्यान रखना। दूसरा, ये जो बोर्ड बैठता है ना, इसके अंदर कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं और एक चेयरमैन भी होता है। जितने भी लोग होते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में, इस बोर्ड के अंदर में, उन सभी लोगों को अपॉइंट करती है हमारी केंद्र सरकार। और इसका जो मेजर हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। और अगर मान लो कोई फिल्म आ रही है और वो पब्लिकली अवेलेबल करवानी है, तो उससे पहले यहाँ पर उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफाई करना होगा। जब ये बोर्ड उसको फिल्म को सर्टिफाई कर देगा, देन उसके बाद वो फिल्म सिनेमा हॉल या टीवी चैनल्स तक ही पहुँच पाती है। ये बात ध्यान रखना। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे ना, तो इस पर्टिकुलर बॉडी ने क्या किया है, फिल्म के अंदर में 4 अलग अलग कैटेगरीज़ को बांट दिया है। यानी कि फिल्म इन कैटेगरीज़ के अंदर होनी चाहिए, और इसके अलावा इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा हटकर कोई चीज़ हो रही है तो उसको वो देखा जाएगा, और वहाँ से जो चीज़ें वो कट करके या फिर चेंज करने की जो बात होगी वो की जाएगी। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो फिल्म्स को 4 कैटेगरीज़ में यहाँ पर बांटा गया है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज़ हैं? पहला यहाँ पर यू, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। वो फिल्म सभी लोगों के लिए अवेलेबल, कुछ ऐसी फिल्म जो कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगी वो इस कैटेगरी में रखी जाएगी, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जो दूसरी प्रकार की होती है फिल्म, मतलब जो दूसरी कैटेगरी है वो है UA वाली कैटेगरी। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या है ना, ये भी अगेन अनरिस्ट्रिक्टेड है, सभी लोग के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उनके देखने के लिए उनको देखने के लिए, वो अगर मूवी को देखते हैं तो उसके लिए जो पेरेंट्स की परमिशन है वो रिक्वायरमेंट है। पेरेंट्स का यहाँ पर जो अप्रूवल है वो होना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये प्रकार की जो वर्ड है वो यूज़ की जाती है इस फिल्म में।
देन उसके बाद में तीसरी कैटेगरी होती है रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स। तो केवल और केवल एडल्ट्स के लिए ही वो सारी की सारी जो मूवीज़ हैं वो आती हैं, उनके लिए एक अलग कैटेगरी है। देन उसके बाद एक अलग से कैटेगरी आती है, वो है रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन। कोई अलग से यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए यहाँ पर फिल्म बनाई जा रही है, तो उसके लिए एक अलग से यहाँ पर कैटेगरी को दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में जो फिल्म्स हैं ये 4 कैटेगरीज में आती हैं। ये चारों कैटेगरीज जो है हम लोगों ने समझ ली हैं, U, UA, A और S। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी फिल्म यहाँ पे यू वाली कैटेगरी में आएगी, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन कैटेगरी में आएगी, मतलब वो जो फिल्म है वो फैमिली वाली फिल्म है, फ्रेंडली फिल्म है, उसके अंदर कुछ यूनिवर्सल थीम, एजुकेशन, फैमिली, ड्रामा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। बाकी कैटेगरीज आप लोग यहाँ पर समझ ही पा रहे होंगे, आगे आगे यहाँ पर इस कैटेगरीज को बांट दिया जाता है। कुछ और हटकर चीज़ होंगी उसके अंदर में, तो देन उसके बाद में एक अलग कैटेगरी को यहाँ पर डिनोट कर दी गई है। ऐसे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज को बांट दिया जाता है। ठीक है ना, आई होप आपको ये जो बात है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, विशाखापत्तनम के अंदर जो बीचेस हैं, है ना, समुद्र किनारे जो ये बीच हैं, ये आज के समय पर बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस कर रहे हैं। ये जो बीचेस है लगातार डिज़ास्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। उनका कहना यह है कि आने वाले समय में ये बीचेस और ज़्यादा ख़त्म हो सकते हैं, यहाँ पर इंसान रुक ही नहीं सकता, ये हालात हो सकते हैं। और पिछले कुछ समय में ढेर सारे जो बीचेस हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब जब बीच होता है मतलब ये कोस्टल रीजन है ना, तट के किनारे है। जब ये बीच ख़त्म हो रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल इरोजन। तो कोस्टल इरोजन यहाँ पे अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो विशाखापत्तनम के बीचेस पर इस प्रकार से इरोजन देखने को मिला है, और ये कोई नया नहीं है। बताया जा रहा है 1930 से 1930 से लगातार यहाँ पे इरोजन होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो बीचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर वाली साइड में बढ़ चुके हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्शन किया गया है, यानी कि समुद्र के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर एक बैरियर, एक ब्रेक वाटर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर बताया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो रहा है। यानी कि एक पर्टिकुलर रीज़न ये बताया जा रहा है कि ढेर सारे ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्शन की वजह से जो रेत है ना वो यहाँ पर बीच तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि ओवरऑल समुद्र लाके यहाँ पर ये सारी की सारी रेत इकट्ठी कर रहा है, तो यहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रही है इन ब्रेक वाटर्स की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारे बीच हैं ये नॉरिश नहीं हो पा रहे, इनका पोषण नहीं हो पा रहा है, और जितनी रेत है वो सारी बहती जा रही है, और ये हालात यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, ये ब्रेक वाटर क्या होता है अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार ये कोस्टल इरोजन होता क्या है। देखो, कोस्टल इरोजन मैंने आपको बताया एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो हमारा सी का लेवल, समुद्र का जो स्तर होता है ना, वो बढ़ जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा तगड़ी लहरें होती हैं जो कि अपने साथ में जो ये मिट्टी है, रेत है, रॉक है, सॉइल है, अपने साथ में बहा कर ले जाती हैं, है ना। जब बहा के ले जाते हैं उस एरिया से, तो वो क्या कहलाता है, कोस्टल इरोजन कहलाता है। ठीक है, अब जो इरोजन है इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है इरोजन और एक होता है एक्रीशन। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे सपोज़ यहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंड है ये, और ये जो बीच है यहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र की बहुत तेज़ी से लहरें आई और वो इस रेत को बहाकर अपने साथ में ले गई, तो यहाँ से तो इरोजन हो गया। लेकिन जो रेत बहा कर गई है ना, कहीं और जाके वो इकट्ठी हो गई है, तो उसको बोलते हैं एक्रीशन। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इरोजन और एक्रीशन दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि सॉइल इरोजन का मतलब तो है कि जो लैंड है उसका लॉस होना है, लैंड यहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होना, है ना, और यहाँ पे जो सॉइल वगैरह है, मिट्टी जो है उसका बह जाना, वो सॉइल इरोजन कहलाता है। बट सॉइल एक्रीशन यानी यहाँ से मिट्टी बह कर गई और दूसरी जगह पर इकट्ठी हो गई, है ना, दूसरी जगह पर वहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रीशन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोस्टल इरोजन की। अब देखो, एक पिक्चर में दिखाता हूँ, ये आप लोग देख पाओगे, इस प्रकार से भी यहाँ पर कोस्टल इरोजन होता है। ये धीरे 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 करके पानी ने क्या किया, जो रेत है ना उसको यहाँ पे अपने साथ में बहा कर ले गया, जिसके चक्कर में जो लैंड है हमारा वो ख़त्म होने लगता है। इवन जो ब्रेक वाटर की बात कर रहे थे ना, वो ब्रेक वाटर ऐसा होता है, खासकर बंदरगाह की साइड में ऐसे ब्रेक वाटर्स बनाए जाते हैं। ऐसे समुद्र के बीच में एक ब्रेक वाटर बनाया गया, इससे क्या हुआ, पानी को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, ताकि जो यहाँ की लहरें हैं ना, उन लहरों से इस वाले एरिया में नुकसान ना हो, है ना। इस प्रकार से ब्रेक वाटर्स को बनाया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पीछे बीच है, ये ब्रेक वाटर है, यहाँ की जो लहरें हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में नुकसान ना पहुँचाएं, इस वजह से भी यहाँ पर इसको बनाया जाता है। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि अब आप देखोगे ना कि ये जो बीच है पीछे, इसका नॉरिशमेंट नहीं हो पाता, इसका पोषण नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो समुद्र का पानी है वो बहुत सारी मिट्टी को, रेत को बहा कर लाता है, यहाँ पर इकट्ठा करता है। लेकिन अब यहाँ पर बैरियर्स बने हुए हैं, तो वो जो रेत है ना वो इस पर्टिकुलर एरिया तक, कोने तक नहीं पहुँच पाता है, और जितना यहाँ पर ओवरऑल रेत ऑलरेडी प्रेजेंट है वो साथ में बहकर पीछे भी आ जाता है। तो इसके चक्कर में जो बीचेस हैं वो कहीं ना कहीं आज के समय पर लॉस होते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है।
देन उसके बाद यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहती है और आने वाले समय पर हम इसको लेकर कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो ये सारे के सारे बीच पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एक बड़ी सी बाउंड्री बनानी पड़ेगी और समुद्र यहाँ तक आ जाएगा पूरा, है ना। बाउंड्री को बस खाली यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब कोई बीच नहीं होगा, ऊपर बाउंड्री से बैठकर आप नज़ारा ले सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ सकती हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में ये पूरा का पूरा एयर शो चल रहा है ना। इस प्रकार से यहाँ पर एक एयर शो कंडक्ट किया जाता है। ये जो शो है इसके लिए एक अलग से टीम है, हमारी एयरफोर्स एरोबेटिक टीम है जिसका नाम है सूर्य किरण। तो अभी यहाँ पर क्या है ना कि एरो इंडिया 2023 की रिहर्सल की तैयारी चल रही है। ये रिहर्सल यहाँ पर इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर जो येलहंका एयरफोर्स है वहाँ पर इस प्रकार से आप कह सकते हो ये रिहर्सल चल रहा है। क्यों रिहर्सल क्यों चल रहा है? कोई बड़ा इवेंट होने वाला है क्या? हाँ, देखो एक एयर शो होने वाला है फरवरी के अंदर में, लगभग 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में। आज 12 फरवरी ने, कल से लेकर 17 फरवरी तक ये इवेंट चलेगा, इस वजह से रिहर्सल चल रहा है। तो करना क्या है इस पूरे पिक्चर का? इस पूरे पिक्चर में एयरफोर्स एरोबेटिक टीम के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। तो थोड़ा सा हम लोग इस टीम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के नाम से भी जानते हैं। ये जो टीम है इसको 1996 में बनाया गया था और इनके पास में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MK2 एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। 2011 तक यहाँ पर इन्होंने अच्छी तरीके से काम किया, लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन बाद में ये टीम सही से काम नहीं कर पा रही थी। देन उसको वापस से रिवाइव किया हम लोगों ने 2015 में। 2015 में जो हॉक ट्रेनर्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए। कुछ और एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए इस टीम को, ताकि यहाँ पर जो एयर शो हम कंडक्ट करवाएं वो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो पाए, ठीक है। तो ये एयर शो कंडक्ट करने के लिए इस टीम का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। जब से ये टीम बनी है तब से आप देख पाओगे इन्होंने लगभग हमारे देश भर में 600 से ज़्यादा अलग अलग जगह पर एयर शोज़ को कंडक्ट किया है। 600 से ज़्यादा अलग अलग जो डिस्प्लेज हैं वो किए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक आइडिया रखना एग्जैक्टली ये क्या है। आगे आते हैं। देखो इस प्रकार से यहाँ पर ये एरोबेटिक डिस्प्ले होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो एयर शो वगैरह है वो भी दिखाया जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। एक और बात देखो यार, आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको मैप में बोला है मंगोलिया को देखना, तो अच्छे से इसको देख लेना। उसके बाद उसकी जो लोकेशन है वो आकर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। जो आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया है उसको भी अटेम्प्ट करना। पता चलता रहता है कौन कौन रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस के आंसर्स को देता रहता है, ठीक है। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की जा रही है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो अभी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी के अंदर देखा जा रहा है। फिजी जो कि एक देश है, एक आइलैंड कंट्री है। पहले मैं आपको फिजी की लोकेशन दिखाता हूँ। जब आप लोग मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप देखोगे, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पपुआ न्यू गिनिया, इसके बराबर में इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ आपको दिख पा रही होंगी। और लाइन से यहाँ पर ये पूरी की पूरी कंट्रीज़ हैं और सारी की सारी आप कह सकते हो ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, है ना। सोलोमन आइलैंड अक्सर चर्चा में रहता है, पता होगा। सोलोमन आइलैंड के बाद में आप लोग देख पाओगे इंडोनेशिया चर्चा में रहता है, पपुआ न्यू गिनिया चर्चा में रहता है, ये सारी चर्चा में रहते हैं आइलैंड्स। यहीं पर बीच में आपको फिजी देखने को मिलेगा, ये रहा फिजी, ठीक है ना। तोंगा पता होगा, जहाँ पे जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ है ना, तोंगा इसके जस्ट बराबर में देखने को मिलता है। इसको लेकर अभी तक जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ था उसको लेकर अभी तक काफ़ी सारी रिसर्चेस होती रहती हैं, लेकिन ये है फिजी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने कल ये बोला है कि इंडिया जो है काम कर रहा है एक राइटफुल प्लेस इंश्योर करने के लिए, एक ऐसी जगह इंश्योर करने के लिए जो कि हिंदी के लिए एक बेस्ट जगह है, और वहाँ पे हम लोग ये कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो आपकी बार जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाला है ये कहाँ पे होगा? फिजी में होगा। ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट जो कि आपसे वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाला है? फिजी के अंदर में होने वाला है। दूसरा, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चलेगा? 15 से लेकर 17 फरवरी तक ये पूरा कॉन्फ्रेंस चलने वाला है। यहाँ पर हम लोग हिंदी को प्रमोट करने वाले हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं हिंदी को, ये बेसिकली हमारे सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं सौरभ कुमार, इनका कहना यह है कि हिंदी को बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया गया है करेंट गवर्नमेंट के समय में। देन उसके बाद में हमने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर लिया है हिंदी के मामले में। एक समय था यूनाइटेड नेशन के अंदर में हिंदी को लेकर कोई चर्चा नहीं की जाती थी, लेकिन आज के समय में यूनाइटेड नेशन में हिंदी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस देखने को मिली है। जो हिंदी लैंग्वेज है ना, इसका यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इवन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने ये भी एक प्रोविज़न मेंशन कर दिया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे या कोई प्रेस रिलीज़ होगी यूएन की, वो हिंदी में भी रिलीज़ की जाएगी। तो ये चीज़ें आज के समय पर हिंदी को लेकर की जा रही हैं, यानी हिंदी को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करती है। देन उसके बाद
इनका कहना यह है कि अब की बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को फिजी में रखा गया है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम हिंदी को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आपको पता होगा इधर इंडियन ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है। जो फिजी देश है वो भी पैसिफिक ओशन में स्थित है, तो हम हिंदी को यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से पहुँचा पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट तरीका देखने को मिलेगा। दूसरा, फिजी भी कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बोला ये जा रहा है कि फिजी, देखो अगर हम लोग बात करें, प्रोबेबली इकलौता ऐसा देश है इंडिया के बाहर, भारत के बाहर इकलौता ऐसा देश फिजी ही है जिसने हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह माना हुआ है। हिंदी वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जा रही है, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है फिजी के अंदर में। तो एक जो नई सरकार आई है रिसेंटली फिजी में, उन्होंने ये बोला है कि हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश है ना, ये दोनों हमारी एक इंडिजीनियस लैंग्वेज होगी और ये कहीं ना कहीं बोली जाएगी। और फिजी ने यहाँ पर ये बोला है कि जल्दी पार्लियामेंट के अंदर में हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही यूज़ करने वाले, मतलब इवन पार्लियामेंट तक वहाँ पे ये हिंदी भाषा पहुँचने वाली है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि हिंदी को लेकर किस प्रकार से चर्चा की जा रही है। तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जल्दी होगा, इसको लेकर आगे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होते रहेंगे। बाकी हिंदी लैंग्वेज के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं, उसको ज़रूर से ध्यान रखना। ये कुछ एडिशनल कंटेंट है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का जो नाम है ना, ये आता है पर्शियन वर्ड हिंद से। जो पर्शियन वर्ड है हिंद, इसी वर्ड से यहाँ पर वर्ड पड़ा है हिंदी। हिंद का मतलब है लैंड ऑफ द इंडस रिवर। दूसरा, जो आज के समय पर हमारी मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट है, जो यहाँ पर आप देख पाते हो हिंदी में कखा, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर 11वीं सेंचुरी के अंदर में हुआ था। हिंदी की बात करें तो आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे देशों में, न केवल इंडिया, बाहर भी कई सारी कंट्रीज़ में इसको बोला जाता है। हिंदी आज के समय पर दुनिया में 5वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर में, नेपाल में, बांग्लादेश, यूएसए, यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएई, युगांडा, गुयाना, सुरीनेम, उसके बाद में त्रिनिदाद, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर हिंदी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर बोली जाती है। प्लस सरकार ने पिछले कुछ समय पर ढेर सारे इनिशिएटिव्स को चलाया है हिंदी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट को बनाया गया 1960 में हमारी सरकार के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये काम किया गया था। देन उसके बाद में जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन है, इन्होंने क्या किया, जो विदेशों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी हिंदी को लेकर एक जगह देने की बात की गई है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हिंदी चेयर्स को बनाने की बात की गई है कि हिंदी को भी यहाँ पर एक दर्जा दिया जाए। देन उसके बाद में लीला राजभाषा, ये क्या है, लर्न इंडिया लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम लोग, इसका अगर हम लोग यहाँ पे एक्रोनिम बोलें तो ये कहलाता है लीला, ठीक है ना, कि इंडियन लैंग्वेजेस को लर्न किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये क्या है, बेसिकली एक एप्लीकेशन, एक सेल्फ ट्यूटरिंग एप्लीकेशन है, यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप खुद से यहाँ पर हिंदी भाषा सीखना चाहो तो सीख सकते हो। उसके अलावा और कई सारे यहाँ पर सरकार ने इनिशिएटिव चलाया, जैसे ई सरल हिंदी वाक्या कोश, ई महाशब्द कोश मोबाइल ऐप, इस प्रकार के मोबाइल ऐप्स को लॉन्च किया गया है ना, ताकि जो मोबाइल ऐप से अगर लोग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर सीख सकें, ताकि हिंदी को और ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ प्रोवाइड की जा सके। देन उसके बाद हिंदी के मामले में कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ये यहाँ पर उनको दिया जाता है जिनका कंट्रीब्यूशन हिंदी के प्रति सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बाकी ये बात हो गई। उसके बाद दो चार बातें और ध्यान रखना, जब हम लोग बात करते हैं हिंदी की तो एक नेशनल हिंदी डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल 14 सितंबर को यहाँ पे हिंदी डे हम लोग मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे। क्योंकि जो ये हिंदी है ना, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, जैसा आप यहाँ पे पढ़ते हो हिंदी को, इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 14 सितंबर 1949 में। उसके बाद में काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा हुआ है। हिंदी के अलावा जो इंग्लिश है वो एक दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। हमारे आर्टिकल 343 जो संविधान का है उसमें ये सारी बातें मेंशन है। हिंदी जो है 8th शेड्यूल की भाषा भी देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद आर्टिकल 351 के अंदर भी हिंदी के डेवलपमेंट को लेकर बात की गई है, ठीक है ना। दूसरा, जब हम लोग हिंदी की बात करें तो नेशनल हिंदी डे हमने पढ़ लिया। अब नेशनल हिंदी डे के साथ साथ एक वर्ल्ड हिंदी डे को भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे की तरह हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि इस दिन हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि पहली बार जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो नागपुर में हुआ था, 10 जनवरी को हुआ था 1975 में। इसी वजह से 10 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, वर्ल्ड हिंदी जो हेडक्वार्टर है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है, उसकी बिल्डिंग भी हमने बनाई है। वो कहाँ पे बनाई है, उस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस के अंदर में साल 2018 में। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए वर्ल्ड हिंदी हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग कहाँ पर है, तो ये मॉरिशस के अंदर में है, 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था।
ठीक है, तो ये आर्टिकल क्लियर हुआ, इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन उसके बाद आते हैं हम लोग अपने साइंस एंड टेक के पेज पर। आपको पता है संडे है, संडे में क्या होता है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज आता है ना। हमारे एडिटोरियल्स वगैरह नहीं आते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, केवल साइंस एंड टेक का पेज आता है। तो साइंस एंड टेक के पेज पर आप देख पाओगे 3-4 आर्टिकल हैं जो कि रेलिवेंट हैं, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ओवरऑल 4 आर्टिकल हैं जिनको डिटेल से हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे आर्टिकल साइंस एंड टेक पर देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर ये वाला स्नैपशॉट्स के अंदर में। क्या बोला जा रहा है, एक रिसर्च की गई है रिसेंटली और उस रिसर्च ने ये बताया कि एक एम्पायर हुआ करता था, हिटाइट एम्पायर। जो हिटाइट एम्पायर हुआ करता था लगभग 1400 लेकर 1200 बीसी के बीच में। तो वो जो एम्पायर था ना, वो एक तरीके से जब समाप्त हुआ तो उसके पीछे का एक रीज़न बताया जा रहा है। समाप्त वो इसलिए हो पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ चुका था, एक मेजर ड्राफ्ट आ गया था उस बीच में। एक टाइम पीरियड था 1098 बीसी से लेकर 1096 बीसी का। इस टाइम पीरियड के बीच में एक मेजर ड्राफ्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, खासकर सेंट्रल एनाटोलिया वाले रीजन में। एनाटोलिया आजकल चर्चा में है, आपको पता है, टर्की वाला जो आज का मॉडर्न टर्की है ना, उस वाले रीजन की बात की जा रही है। वहाँ पर ये एम्पायर हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में एक सूखा पड़ता है, उस सूखे पड़ने की वजह से पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया है, ऐसा यहाँ पर रिसर्चर्स ने बताया है। इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर क्लाइमेट चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर गर्मी पड़ रही थी, जिसकी चक्कर में जो ये एम्पायर है वो पूरी तरह से डेड हो गया है, ऐसा यहाँ पर अभी के समय पर पता चला। तो इस वजह से ये चर्चा में है। कैसे पता लगाया गया, तो अभी उस वाले रीजन में एक पेड़ पाया जाता है जूनिपर ट्री। तो जूनिपर ट्रीज़ के ऊपर रिसर्च करके यहाँ पर थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन पता लगाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के समय का न्यूज़ आर्टिकल। लेकिन करना क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा पढ़ लेना, थोड़ा सा हिटाइट एम्पायर के बारे में पढ़ लो। हिटाइट एम्पायर के बारे में कि आखिरकार ये एम्पायर क्या था, कब एस्टेब्लिश हुआ, थोड़ी बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो जब हम इस एम्पायर की बात करते हैं तो हिटाइट्स कौन हुआ करते थे, ये बेसिकली मेंबर्स हुआ करते थे इंडो यूरोपियन लोगों में से ही, जो कि अपीयर हुए थे एनाटोलिया में। एनाटोलिया मैंने आपको बताया जो कि आज के समय पर मॉडर्न डे टर्की वाला रीजन है ना। तो यहाँ पर हिटाइट्स का जो शुरुआत है वो कब हुआ था, 2nd मिलेनियम बीसी के समय में। तो इंडो यूरोपियन पीपल देखने को मिला करते थे। और इनकी अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो हिटाइट लैंग्वेज हुआ करती थी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के अंदर में एक छोटी सी ब्रांच हुआ करती थी। तो हिटाइट, इनकी इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर यानी जो खेती बाड़ी है वो क्या करते थे, मेजरली जो फसलें वगैरह हैं, वीट, बार्ले, इन्हीं को ज़्यादातर ग्रो किया करते थे। इनकी जो सभ्यता है ना वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी ब्रॉन्ज एज के समय में, जो ब्रॉन्ज एज का समय था। देन उसके बाद में जो हिटाइट्स हैं, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आयरन एज के समय पर, जब लोहा वगैरह यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गया था, है ना। तो उसको हम लोग आयरन एज बोलते हैं। तब इन्होंने क्या किया, आयरन से, लोहे से काफ़ी सारे जो सामान है वो यहाँ पर इन्होंने मैन्युफैक्चर किए, काफ़ी सारी चीज़ों को बनाया 14th सेंचुरी बीसी के समय में। और उसके बाद यहाँ पर इनके पास में काफ़ी सारी स्किल्स हुआ करती थी, इस वजह से भी ये जाने जाते हैं। जैसे बिल्डिंग को बनाने में या जो रथ वगैरह बनाए जाते थे उसको बनाने में यहाँ पर इनकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा आगे थी बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में। हिटाइट एम्पायर की बात करें तो लगभग 1400 से लेकर 1200 बीसी के समय में ये हिटाइट्स जो हैं इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया था मिडिल ईस्ट वाले रीजन में। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ओवरऑल ये आज का मैप कुछ अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है आज के समय में, है ना। ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, इधर आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा रीजन है। इधर थोड़ा और जाओगे तो इंडिया देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय की बात है, जो हिटाइट एम्पायर है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, ये आप लोग देख पाओगे। ये पूरा का पूरा जो एम्पायर है ये खड़ा हुआ था, ये था हिटाइट एम्पायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जो हेड हुआ करते थे हिटाइट स्टेट के वो एक राजा हुआ करते थे, लेकिन जो बाकी सारे ऑफिशियल पर्सन उनके पास में कुछ अलग अलग पावर्स भी हुआ करती थी। देन उसके बाद में 1180 बीसी के बाद में आप देख पाओगे जो ये एम्पायर है वो ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, अलग अलग तरीके से कोलैप्स होगा, ये एम्पायर पूरी तरह से बिखर गया। ठीक है ना। अब जब बिखर गया, छोटे छोटे यहाँ पर एम्पायर्स बन गए, इंडिपेंडेंट अपने आप में कुछ स्टेट्स बन गए जो कि लगभग 8th सेंचुरी तक सर्वाइव किए थे। इनमें से कुछ तो 8th सेंचुरी बीसी तक सर्वाइव किए थे और कुछ यहाँ पर उससे पहले ही ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो हिटाइट एम्पायर किया था, थोड़ा बहुत आइडिया रखना है इसके बारे में। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पर ये है, ये क्या बात करता है, मेमेलियन स्प्रेड ऑफ H5N1 एंड इट्स पेंडेमिक पोटेंशियल। अब मतलब क्या है, H5N1 के बारे में आपने पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। H5N1 जो वायरस है ना, इसकी वजह से जो बर्ड फ्लू वगैरह है वो देखने को मिलता है ना। जो बर्ड फ्लू है ना उसी का एक स्ट्रेन है। बर्ड फ्लू के बारे में आपने सुना होगा, अभी नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये जो H5N1 का वेरिएंट है, इस वायरस का जो वेरिएंट है, ये कुछ और जानवरों के अंदर पाया गया है और आने वाले समय पर ये काफ़ी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। पिछले कुछ समय में क्या हुआ कि अभी तक तो बर्ड्स के अंदर, केवल चिड़ियों के अंदर H5N1 वायरस पाया जाता है,
ऐसा पता था। लेकिन पिछले कुछ समय में जो हमारे मैमल्स हैं उनके अंदर ये वायरस फैलता हुआ नजर आया है और पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस आने वाले समय पर ह्यूमंस में भी फैलने लगेगा। अभी तो ह्यूमंस में नहीं फैलता है लेकिन आने वाले समय पर फैलने लगेगा, नो डाउट, क्योंकि जिस प्रकार से बढ़ रहा है ये चिंता वाली बात है। तो एक नया बर्ड फ्लू है, नया बर्ड फ्लू H5N1 जो एक बर्ड फ्लू है ना, इसका एक नया स्ट्रेन है, एक नया इसका स्ट्रेन, एक नया आप कह सकते हो वेरिएंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2.3.4.4b करके एक वेरिएंट है। ये 2020 में इमर्ज हुआ था, 2020 में हम लोगों को मिला था और ये काफ़ी तेज़ी से फैला पूरे एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ चला गया। देन उसके बाद में साउथ अमेरिका तक ये चला गया। 2021-2022 तक आप देख पाओगे साउथ अमेरिका वाले रीजन तक ये वायरस पहुंच गया। ये जो नया H5N1 वेरिएंट है, बोला यह जा रहा है कि कहाँ पे पाएगा, जो सील्स होती हैं, सील्स आपने देखा होगा, सी लायंस देखे होंगे, डॉल्फिन है, लायन है, तो इस प्रकार के जानवर के अंदर, लोमड़ियों के अंदर भी यहाँ पर ये वायरस पाया जाने लगा। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे अलग अलग म्यूटेशंस होने लगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस होने लगे और चेंजेस होने के बाद में ये और ज़्यादा मैमल्स के अंदर वायरस फैलने लगा। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि हमने पिछले कुछ समय पर साल 2022 में, पिछले साल हमने ये भी कंफर्म किया था कि एक मैमल से दूसरे मैमल में ये वायरस फैल रहा है, ये ट्रांसमिशन हो रहा है और ऐसा स्पेन के अंदर देखने को मिला था। और यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि H5N1 अभी तो खैर देखो ह्यूमंस के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन आने वाले समय में ये ह्यूमंस के अंदर भी वायरस फैल सकता है और जानवरों से फैलेगा, यानी कोरोना जैसी सिचुएशन आने वाले समय पर आ सकती है अगर हमने कोई प्रिकॉशंस पहले से नहीं लिए तो। ठीक है ना। तो बस यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि बिल्कुल इसके ऊपर निगरानी रखो, एक सर्विलांस रखा जाए और बिल्कुल निगरानी रखे रहेंगे और इसके बारे में जांच करते रहेंगे। हमारे पास में सारी चीज़ें अपडेट रहेंगी तो उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। आगे कोई जो प्रॉब्लम है, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन जो है, हम उसको रोक पाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बर्ड फ्लू के बारे में, क्या है आजकल ये H5N1 जो कि चर्चा में है। देखो, बर्ड फ्लू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। एक वायरल डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से होती है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होती है। अब ये जो बर्ड फ्लू है ये ज़्यादातर जो मुर्गे हैं, टर्कीज़ हैं, इनको ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है। इस वायरस के अपने आप में कई सारे स्ट्रेन्स भी देखने को मिलते हैं, कई सारे और भी वेरिएंट्स यहाँ पे नज़र आते हैं, है ना। बहुत सारी जो एक्वेटिक बर्ड्स जैसे बत्तख हो गया, गीज़ हो गया, इनके अंदर ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली, और ये वायरस फैलता हुआ भी रहता है। अगर हम लोग इतिहास देखें बर्ड फ्लू का तो लगभग 1997 में पहली बार किसी इंसान के अंदर बर्ड फ्लू देखने को मिला था, बर्ड फ्लू से कांटेक्ट हो पाया था किसी इंसान के अंदर में। लेकिन कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि इंसान में ये जो बर्ड फ्लू फैलता है वो जानवर से फैलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान से दूसरे पर्टिकुलर इंसान में ये प्रॉब्लम नहीं फैलती है। यही यहाँ पर इसका एक आप कह सकते हो प्लस पॉइंट भी है, एक फ़ायदे वाली बात है। अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में बर्ड फ्लू फैलने लगेगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन जो इंसान में पाया गया था वेरिएंट वो H5N1 वाला स्ट्रेन था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो क्या ह्यूमंस के अंदर वो बहुत आराम से फैल सकता है वायरस? ऐसा नहीं है, ह्यूमंस के अंदर आसान से नहीं फैल सकता। जब ह्यूमन किसी यहाँ पर आप कह सकते हो जानवर के कांटेक्ट में आता है, मान लो कोई जानवर जिसके अंदर यहाँ पर H5N1 वाला वायरस है वो मर गया है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो वायरस उसके बॉडी में पहुँच सकता है। बट पर्सन टू पर्सन अभी तक यहाँ पर स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, पर्सन टू पर्सन नहीं फैल रहा है, तो इसका एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, सिम्टम्स की बात करें तो कई सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट पड़ता है तो इसकी वजह से उसको निमोनिया या फिर उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इवन यहाँ पे आप देख पाओगे फीवर यानी बुखार हो गया, उसके बाद में यहाँ पर कफ हो गया, गले में दर्द हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ें, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, ये वाली प्रॉब्लम्स, ये कह सकते हो ये सिम्टम्स, ये लक्षण हैं बर्ड फ्लू के। अब क्वेश्चन ये कि ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है क्या कोई? तो ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, जैसे कि एंटीवायरल जो ड्रग्स होती हैं, एंटीवायरल ड्रग स्पेशली यहाँ पर ओसेल्टामाविर ये नाम यूज़ किया जाता है। ये कहीं ना कहीं इंसान के सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकता है। ठीक है ना। अगर एक इंसान को बर्ड फ्लू होता है तो उसका देखो एक ही इलाज है कि वो एंटीवायरल जो ड्रग है उसको यहाँ पर एंटीवायरल दवाइयों को लेता रहे। ठीक है ना। बाकी वैसा कोई अलग से सोल्यूशन नहीं है, बट ध्यान रख सकते हो ओसेल्टामाविर नाम की एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि इंसान के सर्वाइवल रेट को बढ़ा देती है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली बन सकता है H5N1 वायरस को लेकर, कैसे? जैसे ये बना था 2015 में। 2015 में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि जो H1N1 वायरस है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो बताओ ये कौन सी बीमारी से एसोसिएटेड है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू। तो ये जो H1N1 फ्लू है ना, ये बेसिकली स्वाइन फ्लू की तरह भी जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखना। ऐसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है H5N1 को लेकर। तो H5N1 ये बेसिकली बर्ड फ्लू कहलाता है या एवियन फ्लू भी कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे कोई ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस खाली ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लो, है ना। क्या बात की जा रही है, जो वेटलैंड है ना हमारे, आपको पता होगा वेटलैंड्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे झील, रिवर्स, इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो दुनिया भर में वेटलैंड पिछले कुछ समय पर काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। एक रिसर्च हुई है, वहाँ पे रिसर्चर्स ने ये बताया कि लगभग 1700 से लेकर साल 2020 तक, इस टाइम पीरियड के बीच की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 20% के आसपास जो हमारे नेचुरल वेटलैंड्स हैं, जो भी हमारे नेचुरल वेटलैंड्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं लॉस्ट होते हुए नजर आए, ख़त्म होते हुए नजर आए। ऐसी बात यहाँ पे बताई जा रही है। एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 1700 से लेकर अभी तक 21% तक का दुनिया भर में जो वेटलैंड्स हैं हमने वो खो दिया है, उसका लॉस हुआ है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि वेटलैंड्स को लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। और ख़तरा किस चीज़ का है, जैसे क्लाइमेट चेंज होना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है लगातार, यहाँ पे शहरीकरण हो रहा है ना। बड़ी बड़ी झीलों को दबाकर वहाँ पर अलग अलग जो हेडक्वार्टर्स हैं, घर हैं, वो सब बनाए जा रहे हैं। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे वेटलैंड्स हमने पिछले कुछ समय पर खो दिए हैं, ऐसा यहाँ पर रिसर्चर्स के थ्रू कहना है। स्पेसिफिकली एक डेटा ही है, डेटा बस खाली ध्यान रखना, 2 लाइनें ध्यान रखना, बाकी मैंने आपको रीज़न बताए किस वजह से यहाँ पर खो रहा है। और क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, गर्मी बढ़ने की वजह से भी कई सारे वेटलैंड्स जो है ना हम लोगों ने वो खो दिए हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल थोड़ा सा रेलिवेंट होने वाला है। यहाँ पर जो राइटर हैं हमारे, वो क्या बोलते हैं, मिलेट्स फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर। यानी कि देखो, मिलेट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। अभी रिसेंटली हमने लगभग 2-3 एडिटोरियल भी डिस्कस करे थे आज से कुछ दिन पहले। तो राइटर ने यहाँ पर मिलेट्स की खूबियों के बारे में चर्चा की है कि मिलेट्स जो है ना कहीं एक हेल्दी ऑप्शन है। मिलेट्स क्या होता है, जैसे कि हमारे जो मोटे अनाज होते हैं, है ना, मोटे अनाज जैसे रागी, जोअर, बाजरा, ये सारे क्या कहलाते हैं, मिलेट्स कहलाते हैं, मोटे अनाज। बोला जाता है कि इन मोटे अनाज के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारी नॉर्मल फसलें हैं ना, उनसे कई ज़्यादा फ़ायदे इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कई सारे न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है। तो इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर ने मेंशन किया है। मिलेट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आओ यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मिलेट्स होते क्या हैं। एक सेकंड में आपको पहले वो बताता हूँ। देखो, मिलेट की बात करेंगे तो हमारे जिसको हम मोटे अनाज बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रागी, इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोला जाता है, ऐसी जोवर, सामा, बाजरा, वरेगा, ये सारे के सारे मिलेट्स कहलाते हैं और इंडिया में बहुत लंबे समय से उगाए जा रहे हैं। मतलब इवन मिलेट्स के इन मोटे अनाज के कुछ एविडेंस पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे भी। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ऐतिहासिक तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा पुरानी फसलें हैं। और मिलेट्स को लगभग 131 देशों में उगाया जाता है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में उगाया जाता है और इंडिया भी कहीं ना कहीं मिलेट्स का एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आता है। इवन एशिया में जितना भी मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है, एशिया में लगभग 80% मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है, उसका 20% प्रोडक्शन, जो हमारा पूरा एशिया है ना, एशिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है मिलेट्स का, उसका 80% प्रोडक्शन केवल भारत से हो रहा है। और दुनिया भर में जितने मोटे अनाज का उत्पादन हो रहा है, उसका 20% उत्पादन केवल और केवल भारत से हो रहा है। तो भारत काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ये 3 देश ऐसे हैं जो कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं मिलेट्स के दुनिया भर में। ठीक है ना। बोला जाता है कि दुनिया भर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 55% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन केवल इन तीनों देशों से आता है। पिछले कुछ समय से इंडिया एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनकर बैठा हुआ है मिलेट्स का। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि अफ्रीका में भी मिलेट्स के जो प्रोडक्शन है वो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राइटर बोलते हैं कि देखो, जो ये मिलेट्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट न्यूट्री सीरियल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पोषण इसके अंदर में देखने को मिलेंगे और ये जो पोषण है कहीं ना कहीं हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। जैसे इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मिलेट्स के अंदर में अच्छा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा, ग्लूटेन फ्री होते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, उनसे वो खाना पचता नहीं है, तो वो भी यहाँ पर इसको आराम से खा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एडेप्टेबल होता है, यानी कि मिलेट्स को आप कैसी भी कंडीशन में उगा सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है ना जहाँ पे प्रॉपरली वाटर अवेलेबल नहीं है या सूखा पड़ रहा है उस रीजन में, तो उस रीजन में भी आप मिलेट्स को ग्रो कर सकते हो। तो एक वर्सेटाइल प्रकार की क्रॉप है, हर कंडीशन में ग्रो कर सकती है, ये इसका एक बेनिफिट है। देन बात आती है सस्टेनेबल की। मिलेट्स को ज़्यादातर उगाया जाता है अपने पुराने वाले मेथड से, जो हम लोग फार्मिंग में पुराने प्रकार के मेथड यूज़ करते हैं, ओल्ड मेथड्स, उन्हीं मेथड से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नई टेक्निक्स की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या हुआ है ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिछले कुछ समय में मिलेट्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि अभी तक तो मिलेट्स का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखोगे अभी मिलेट्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। रीज़न क्या है पिछले कुछ सालों में कम होने का?
कि अब इसकी मतलब कोई डिमांड नहीं कर रहा है। अब कोई डिमांड नहीं कर रहा है तो इसको क्यों कोई उगाएगा, है ना। तो ये भी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरा, इसकी इतनी कोई मार्केटिंग नहीं है ना। कोई भी यहाँ पर इसकी इतनी मार्केटिंग नहीं करता है, किसी को इसके बारे में इतना कुछ पता ही नहीं है। सभी को यहाँ पर सिर्फ गेहूँ चावल के बारे में पता है, इनके फ़ायदे के बारे में पता नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जिसके चक्कर में मिलेट्स को आज के समय पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा और क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको बता दिया, अवेयरनेस की कमी है। दूसरा, कुछ मिलेट्स ऐसे हैं जिनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। देन कुछ मिलेट्स ऐसे भी हैं जो उनकी लिमिटेड अवेलेबल हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि हर जगह पर यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है ना। बहुत कम एरियाज़ के अंदर मिलेट्स आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है, तो इस चक्कर में यहाँ पर जो शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पर मिलता भी नहीं है। दूसरा बोला गया है कि कुछ लोग का मानना यह है कि जो मिलेट्स है उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, और इस चक्कर में वो दूसरों को भी यही बताते हैं, जिसके चक्कर में जो लोग हैं वो इसका कंजम्पशन नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ यहाँ पे आता है अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर वाला जो मैटर है इसके अंदर एंटर कर दिया है। देखो, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन होते हैं मैं आपको पहले ये बताता हूँ। कुछ ऐसे कैदी जो कि अभी जेल में हैं, जिनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, और अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुए हैं, तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर कहलाते हैं। और इंडिया में 50% से ज़्यादा जो जेलों में कैदी हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना यहाँ पर यह है, इसी चक्कर में जेलों की सिचुएशन ख़राब है। जो ओवर क्राउडेडनेस यानी भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं जेलों के अंदर में, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है अंडर ट्रायल प्रिजनर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर एंटर किया है और यहाँ पर यह बोला है कि देखो, इन अंडर ट्रायल प्रिजनर को एक टेम्पररी बेल दी जाए, है ना, कुछ समय के लिए इनको छोड़ दिया जाए, बेल दी जाए, ताकि ये लोग बाहर जा सकें और अपना पूरा परमानेंट बेल का जो अरेंजमेंट है वो कर सकें। हालांकि यहाँ पर बोला यह गया है कि पिछले कुछ समय में लगभग 5,000 के आसपास जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं ना, इनको जेल में डाला गया। हालांकि इनको बेल मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जेल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे आगे, है ना। वो लोग काफ़ी सारे लोग इसमें सोसाइटी से डरे हुए हैं, सोसाइटी स्टिग्मा से डरे हुए हैं कि यार सोसाइटी क्या सोच रही है इस चीज़ को लेकर। उनको बेल मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी के समय पर वो जेल में नजर आते हैं। ऐसे भी कई सारे लोग देखने को मिलेंगे। बाकी इनमें से कुछ लोग ऐसे जिनको प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिल्कुल सभी को यहाँ पर एक चांस देना चाहिए और टेम्प्ररी बेल यहाँ पर इनको दी जाए, कुछ प्रिजनर्स को टेम्प्ररी बेल दी जाए, ताकि वो बाहर जाएं और अपना जो एक तरीके से पूरा प्योर बेल है वो उसको अरेंज कर सकें और अपने आप को यहाँ पर छुटा सकें। ठीक है, बाकी यहाँ पर अंडर ट्रायल्स की ओवरऑल सिचुएशन भारत में क्या है इसको एक बार देख लो। ये जो बातें ये खुद एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बताई है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट है। इन्होंने ये बताया पिछले 10 सालों में जो अंडर ट्रायल्स की संख्या है वो लगातार इंक्रीज़ हुई है। 2021 में अपने पीक पर पहुंच गई थी, है ना। यानी ऐसे कैदी जेलों में जिनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, साल 2020 में लगभग 76% के आसपास जितने भी प्रेजेंस आपको हमारे देश में देखने को मिला करते थे, आप इमेजिन करो 76% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हुआ करते थे 2020 में। ठीक है, जिनमें से यहाँ पर 68% ऐसे हैं जो कि इलिटरेट हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ है। देन एनसीआरबी ने यह भी बताया कि जो दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशो है अंडर ट्रायल्स का। जेल में सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल्स कैदी दिल्ली जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद बिहार पंजाब में, देन उसके बाद में ओडिशा में। देन 27% जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं वो सब इलिटरेट हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरा 41% ऐसे अंडर ट्रायल्स हैं जो कि यहाँ पर क्लास 10 से पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिचुएशन है अंडर ट्रायल्स की। लेकिन पिछले कुछ समय में अंडर ट्रायल्स को लेकर काफ़ी बड़ी चिंताएं बढ़ी हैं। चिंताएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि हमारे जो जेल है ना वो भरते जा रहे हैं और वो अंडर ट्रायल से भरते जा रहे हैं। और कुछ यहाँ पर व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यहाँ पर अंडर ट्रायल के तहत अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब, उनके पास में प्रॉपरली रिसोर्सेज वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं और वो लगातार यहाँ पे अपने आप को अरेस्ट ही रख पाते हैं, यानी कि अपने आप को छुटा भी नहीं पाते, बेल की नहीं मांग कर पाते, क्योंकि उनके पास में कोई इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर सोचे हुए हैं सोसाइटी में मेरी इमेज ख़राब हो चुकी है, इस चक्कर में बाहर जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं जेल में रहना चाहता हूँ। ऐसे भी कई सारे लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम जो निकल कर आ रही है वो वायलेंस और अब्यूज़ इन जेल। जितने भी जेल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स पिछले कुछ समय पर देखने को मिले। कभी कभी ग्रुप वायलेंस, एक हिंसा हो जा रही है, दंगे हो जा रहे हैं, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जेलों के अंदर जो हो रही हैं। दूसरा,
कभी कभी यहाँ पर आप देख पाओगे ये अंडर ट्रायल पर्सन को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है जेल ऑफिशियल्स के थ्रू, है ना। ये भी यूजुअली देखा जा रहा है ना, जब इनको टॉर्चर किया जाता है। और पिछले कुछ समय पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने यहाँ पर जो सुसाइड है वो भी यहाँ पर करना स्टार्ट किया है, सुसाइड्स का जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। एक और प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, वो है हेल्थ प्रॉब्लम। ज़्यादातर जो प्रिजन्स हैं, ज़्यादातर जो यहाँ पर कैदी हैं, उन्होंने ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम फेस की है। देखो अब जब इतने सारे कैदी हैं, इसमें 76% से ज़्यादा अंडर ट्रायल हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवर क्राउडिंग हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जेल के अंदर हो चुके हैं, प्रॉपर स्पेस नहीं है। अब प्रॉपर स्पेस नहीं होगा, मान लो किसी को कोई बीमारी है तो बीमारी सब में फैलेगी। फॉर एग्जाम्पल टीबी की बात की जा रही है, मान लो कोई ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है तो वो सबको बीमारी फैला देगा। तो इस प्रकार से जो ये डिजीज़ हैं वो लगातार स्प्रेड होती हुई नज़र आ रही हैं और इससे काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी अंडर ट्रायल्स को लेकर अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर बात की गई है, तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, आपको पता है ना। संविधान के अंदर जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर एंट्री 4 में, है ना, लिस्ट नंबर 2 एंट्री 4 के अंदर में अंडर ट्रायल्स के बारे में चर्चा की गई है, प्रेजेंस और इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, जेल के बारे में बात की है। तो जो भी हमारे जेल होते हैं ना, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो पूरा मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो हमारा संविधान बोलता है उसकी जिम्मेदारी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, हमारी राज्य सरकारों के पास में होती है। हालांकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, जो गृह मंत्रालय है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो भी लगातार गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाता रहता है हमारे स्टेट्स को, हमारी यूनियन टेरिटरीज़ को अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, जो कि यहाँ पर ये कैदी से संबंधित, जेल से संबंधित इश्यूज़ हैं, इस पर हमारी गृह मंत्रालय के भी काफ़ी सारे गाइडेंस दिए जाते हैं। बाकी ओवरऑल इसका मैनेजमेंट वगैरह किसके हाथ में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, ये हो गई बात क्लियर है। देन उसके बाद में एक और छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगा। क्या बात की जा रही है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर पीपल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। बोला ये गया है कि देखो नालसा का एक जजमेंट आया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक जजमेंट आया था, है ना, और वो जजमेंट को आए हुए 9 साल हो गए। ये नालसा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर 9 साल हो गए। जिसने क्या किया, जिसने यहाँ पर रिकग्नाइज़ किया ट्रांसजेंडर पर्सन को एज अ थर्ड जेंडर। पहले क्या होता था, मेल फीमेल अदर, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया ट्रांसजेंडर पर्सन को बेसिकली आप थर्ड जेंडर की तरह ट्रीट करोगे। ये बात यहाँ पर एक जजमेंट के तहत बोली गई थी, ताकि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनकी राइट्स, उनकी डिग्निटी को हम लोग सिक्योर कर सकें। बट इन्होंने क्या मांग की, एक रिजर्वेशन की मांग की गई, है ना, ट्रांसजेंडर को एक रिजर्वेशन भी दिया गया। एक अभी के समय पर एक मूवमेंट चल रहा है, एक मूवमेंट चलाया जा रहा है जहाँ पर ट्रांसजेंडर पीपल एक रिजर्वेशन मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं, एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो वो जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, वो जो आरक्षण मांग रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो इशू है, वो आज के समय पर थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। एक बैटल्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। देखो हुआ यहाँ पर ये 2014 में जो जजमेंट आया था उसको लेकर एक बैटल स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 2014 में जो जजमेंट है वहाँ पर मेंशन किया गया था कि जो ट्रांसजेंडर पीपल है ना, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, एडमिशन में, खासकर एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी वाली कैटेगरी में ही यहाँ पर एसोसिएट कर दिया गया। ये बोला गया कि जब से जजमेंट आया है, इस जजमेंट ने यहाँ पर मेंशन किया कि जो ट्रांस पीपल हैं इनको जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उसी वाले हिस्से में ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अभी के समय पर ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लोगों की मांग ये है कि इसको सेपरेट किया जाए, है ना, ओबीसी वाले अलग और ट्रांसजेंडर को एक अलग से यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो दिया जाए, इनको एक अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए, वो यहाँ पर इनकी एक मांग है। तो वो चीज़ यहाँ पे चर्चा में है। अभी कुछ ज़्यादा इश्यूज़ चर्चा में नहीं है, बस खाली 1-2 पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रख सकते हो। आने वाले समय पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आएगा, तो आगे हम लोग इसका डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे। तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आई होप गाइज आपको सभी चीज़ें बेहतरी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। बाकी हम लोग अब फटाफट अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक छोटा सा आर्टिकल और शायद रह गया है मेरे हिसाब से, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ ये आर्टिकल है, देखो क्या बात की जा रही है डीआरडीओ की, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीआरडीओ ने इंडस्ट्री से बोला है क्या करने के लिए, कि जो 5वां जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट है ना उसको बनाया जा रहा है, उसमें इंडस्ट्रीज आकर ज्वाइन करें। तो खासकर जो एडीए है, दैट इज़ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये डीआरडीओ के अंदर में आने वाली बॉडी है। इसने इंडियन इंडस्ट्री प्लेयर्स को बुलाया कि बिल्कुल आप हमारे साथ में मिलकर काम करिए, और जो आज के समय में इंडिया अपना खुद का 5वां जनरेशन का, ध्यान रखना 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट बना रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको बनाने में हमारी सहायता कीजिए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, है ना। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपना खुद का, अपने देश का खुद का 5वां जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा रोल है। डीआरडीओ यहाँ पर बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स को यहाँ पर बुलाता है। अब जो ये फाइटर जेट होने वाला है जिसका नाम है एएमसी, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट,
ये एक नया इंडिजीनियस जेट होगा, यानी हमारे देश में बनाया हुआ जेट होगा, 5th जनरेशन होगा। 25 टन का जेट देखने को मिलेगा। इसका जो रोल है मल्टी रोल होगा और इसके अंदर 2 इंजन लगे होंगे। ये इसकी एक खास बात है। इसको डिज़ाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू। अब फर्म्स को बुलाया गया है ताकि यहाँ पे और ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जा सके और ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जा सके। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसा डिटेलिंग्स नहीं है। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं, देन उसके बाद में वीडियो का अंत करते हैं। क्वेश्चन ये था, कौन सी बॉडी है जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाई गई है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।